हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज शुरू करते हैं फिर से। ज्योग्राफी के क्लास नंबर 3 है और आज पढ़ाई होने वाला है स्टार यानी कि तारे के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्लास करते हैं और आप सब दोस्तों को बाद में बताएंगे क्या कुछ नया सीखने को मिला है आज के क्लास से दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, फिर आप सब दोस्तों के साथ मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था कि हम क्लास कर रहे थे, ज्योग्राफी का क्लास नंबर 3 था और हम क्लास कर रहे थे तारे के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो हमारा क्लास आज का समाप्त हो चुका है। अब बात करना है, आप सब दोस्तों को बताना है कि आज के क्लास से क्या कुछ हमें सीखा दोस्तों। ठीक है, तो आज के क्लास की शुरुआत होती है दोस्तों तारे से। जी हाँ दोस्तों, तारा क्या होता है, तारा के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं कि तारे के पास स्वयं का प्रकाश होता है और तारे गति भी करते हैं दोस्तों। ठीक है, गति दो प्रकार से करते हैं, एक होता है दोस्तों घूर्णन और दूसरा होता है दोस्तों परिक्रमण दोस्तों। ठीक है, घूर्णन का मतलब क्या होता है, तो घूर्णन कोई भी वस्तु जब अपने अक्ष पर गति करे तो उसे घूर्णन करें कहेंगे, और परिक्रमण जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के चारों तरफ अगर चक्कर लगाए तो उसे हम परिक्रमण कहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो तारे भी दो प्रकार से गति करते हैं, मैंने आप दोस्तों को बता दिया। अब बात कर रहे हैं तारे के घूर्णन के क्या कारण होते हैं कि तारा क्यों घूर्णन करता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए आपको हम समझाते हैं। तारे घूर्णन इसलिए करते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोई जब हम लट्टू नचाते हैं तो लट्टू को अपनी अवस्था को बनाए रखने के लिए नाचना ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही तारे पर आप समझ जाइए कि जब तारे को अपनी अवस्था को बनाए रखना है तो अपने अक्ष पर गति करना ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो यही कारण है कि तारे अपना गति करते हैं दोस्तों, अपना घूर्णन करते हैं दोस्तों। अब बात आता है तारे के परिक्रमण दोस्तों। ठीक है, तारे परिक्रमण क्यों करते हैं, आइए इसके बारे में आपको हम बताते हैं दोस्तों। ठीक है, जब भी तारा आकाशगंगा, जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी तारा होता है तो आकाशगंगा के केंद्र यानी केंद्र क्या होता है, तो ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल के चारों तरफ चक्कर लगाता है तारा दोस्तों। ठीक है, जब ब्लैक होल के चारों तरफ तक चक्कर लगाता है तब ब्लैक होल तारे को अपनी तरफ खींचना चाहता है, और जो भी तारा होता है तो उसका खुद का गुरुत्वाकर्षण होता है, तो बाहर की तरफ बल लगाता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ब्लैक होल अपनी तरफ खींचेगा तो केंद्रीय बल लगेगा, और जो बाहर की तरफ होगा अब केंद्रीय बल होगा दोस्तों। ठीक है, दोनों को बैलेंस करने के लिए आपके तारे को परिक्रमण करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ चुके। उसके बाद दोस्तों पढ़ाया हुआ है तारे का जन्म यानी कि बर्थ ऑफ स्टार, तारे का जन्म कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे दोस्तों को बताया था कि तारे का जन्म कैसे होता है, आइए आपको बता देते हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में आप सब दोस्तों को बताया था बिग बैंग सिद्धांत। जैसा कि उन्होंने बताया था जॉर्ज लेमेंटेरे ने कि सारा ब्रह्मांड एक पिंड के रूप में है दोस्तों। ठीक है, और उसमें विस्फोट हुआ यानी कि बिग बैंग हुआ दोस्तों। बिग बैंग होने के बाद जब वह विस्फोट हुआ तो उसमें से क्या निकलेगा, तो उसमें से धूलकण निकलेगा दोस्तों, गैस निकलेगा। जब गैस निकलेगा तो क्या जिसका जन्म होगा, प्रारंभिक निहारिका का जन्म होगा दोस्तों। प्रारंभिक निहारिका का जन्म होगा तो उसमें क्या होगा, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण भी होगा और उसके पास कुछ ऊर्जा भी होगा, साथ में उसका अनियंत्रित आकार भी होता है दोस्तों। जब गुरुत्वाकर्षण होगा तो आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण होने पर वो अपने आप खींचती है दोस्तों। ठीक है, तो जब गुरुत्वाकर्षण होगा निहारिका में, तो गुरुत्वाकर्षण होगा निहारिका में तो संकुचन होगा। जब संकुचन होगा तो निहारिका का संकुचन होगा तो फिर गैसों का आपस में जुड़ने का काम प्रारंभ होगा। जब जुड़ने का काम प्रारंभ होगा तो इससे ऊष्मा उत्पन्न होगी। जब ऊष्मा उत्पन्न होगी जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तब हमारा प्रोटो स्टार यानी कि आद्य तारे का जन्म होगा। जब ये आद्य तारे में भी संकुचन की क्रिया होती जाती है जिससे ऊष्मा यानी कि तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। इतना तापमान में वृद्धि हो जाए कि 10 मिलियन फ़ारेनहाइट तापमान चला जाए दोस्तों उस आद्य तारे का दोस्तों। ठीक है, जब 10 मिलियन फ़ारेनहाइट तापमान चला जाता है तब होता है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया दोस्तों। ठीक है, जब नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है। जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है तो विशाल ऊष्मा का जन्म होता है दोस्तों। ठीक है, तो विशाल ऊष्मा जब हो गया तो विशाल ऊष्मा का जन्म होते ही हमारे
तारे का जन्म हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीक़े से हम तारे का जन्म के बारे में आपको बता दिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पढ़ा हुआ है तारों का जीवन चक्र। तारों का जीवन चक्र 2 प्रकार का होता है, एक होता है कि काला वामन बनकर समाप्त हो जाता है और दूसरा होता है कि ब्लैक होल बन जाता है दोस्तों। आइए इसके बारे में, तारों के जीवन चक्र के बारे में आप सब दोस्तों को हम बताते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप सब तो जानते हैं कि कहानी की शुरुआत होती है निहारिका होती है दोस्तों, यानी कि गैसों का गोला होता है। गैसों का गोला जब बड़ा होगा तो क्या होगा, तो प्रोटो स्टार बनेगा। जब प्रोटो स्टार बन जाएगा तो मान लीजिएगा कोई उसका आकार अगर सूर्य के बराबर हो या सूर्य के से कम हो दोस्तों, तो क्या बनेगा, ऑर्डिनरी स्टार बनेगा दोस्तों, ठीक है। जब ऑर्डिनरी स्टार बन जाएगा यानी कि सामान्य तारा बन जाएगा, तब वह बनता है रेड जाइंट दोस्तों, ठीक है। जब रेड जाइंट बनेगा तो रेड जाइंट बनने के बाद दोस्तों बनेगा सफ़ेद यानी कि सफ़ेद वामन बनेगा। सफ़ेद वामन बनने के बाद दोस्तों वह काला वामन बन जाता है, यानी कि तारा काला वामन बनने का मतलब राख में बदल जाता है। वह स्टार यहाँ पे राख पूरा छिटा जाता है ब्रह्मांड के अंदर। लेकिन वहीं अगर वह तारा अगर बड़ा हो, सूर्य से 1.44 गुना अगर बड़ा हो, यानी कि वह विशाल तारा है, तो विशाल तारा क्या होगा, तो प्रोटे स्टार का जन्म होगा और प्रोटम स्टार क्या होगा, विशाल तारा बनेगा। अब विशाल तारा में क्या होगा, तो सुपरनोवा क्रंच होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उस तारे में विस्फोट होगा। जब विस्फोट होगा तो विस्फोट होने के बाद 2 प्रकार का पदार्थ निकला, जैसे कि एक हो गया क्या बड़ा पदार्थ, एक हो गया क्या हल्का पदार्थ। जो भारी पदार्थ रहेगा तो वह केंद्र की तरफ जमा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो केंद्र की तरफ से कौन जमा होगा, कि केंद्र पर जमा होगा न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन केंद्र पर जमा होगा उसे हम कहेंगे न्यूट्रॉन तारा दोस्तों, ठीक है। वहीं बात की जाए कि जो पदार्थ हल्का है वह बाहर गया है, तो हल्का में भी 2 प्रकार होता है, एक थोड़ा बड़े होते हैं, एक थोड़ा छोटे होते हैं। जो बड़ा होता है वह छोटे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, उसके बाद आकर्षित करते करते बड़ा कर देते हैं, जिसके चलते उनका घनत्व बढ़ता है। घनत्व बढ़ने के साथ साथ उनका मास, जब मास बढ़ेगा तो उस पदार्थ का गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ेगा। जब कोई भी पदार्थ का मास भी बढ़ता है, गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है और घनत्व भी बढ़ता है। इतना ज़्यादा घनत्व और गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाए कि प्रकाश को सोख ले, प्रकाश को अपने अंदर से जाने ना दे। जब प्रकाश को अपने अंदर से जाने नहीं देती है तो वहीं पर निर्माण होता है हमारा ब्लैक होल। ब्लैक होल का आकार कोई निश्चित नहीं होता है, किसी ने नहीं कल्पना किया कि ब्लैक होल का आकार कितना होगा। तो यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाई हुआ है आज के क्लास में, जैसे कि मैंने आप सब दोस्तों को बता दिया दोस्तों, ठीक है। तो यह वीडियो आप सब दोस्तों को कैसा लगा नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।